प्रिय मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सुख, प्यार या फिर निरंतर दर्द और संघर्ष से जूझना? दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची दास्तान जो आपके दिल को भीतर तक झकझोर देगी। ये कहानी है पाबना के युवक मोहम्मद मिराज हुसैन की, जिसकी जिंदगी मानो एक खुली किताब है, लेकिन उस किताब के हर पन्ने में छिपा है दर्द, संघर्ष और बलिदान की अग्नि परीक्षा। एक बार आप ये कहानी सुनना शुरू करेंगे तो शायद इसे बीच में रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक पल आपको ऐसे एहसास की गहराई तक ले जाएगा जिसे आपने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। तो तैयार हो जाइए, आज की ये रात, आज की ये कहानी आपके दिल पर हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ जाएगी। प्रिय मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मिराज हुसैन है। मेरा घर पाबना में है। आज मैं आप सबसे अपनी जिंदगी की कहानी साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले अपने परिवार के बारे में बता दूं। हमारे घर में अब्बा, अम्मी, दादा दादी, 3 बड़े भाई और 1 बहन है, यानी हम कुल 4 भाई और 1 बहन। हमारा परिवार पाबना शहर से बहुत दूर एक छोटे से हरे भरे गांव में रहता था, जहां जिंदगी हर रोज तंगी और संघर्ष में गुजरती थी। मेरे अब्बा पेशे से झाड़ू बेचते थे। ये सुनकर बहुत लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन हमारे इलाके में नारियल के पेड़ बहुत आयत में थे। अब्बा हर मौसम में सूखे नारियल के पेड़ों की डालियां काटते और उनमें से शलाका निकालते, जिसे गांव के लोग अच्छी तरह पहचानते थे। अम्मी और दादी उन शलाकाओं को साफ करके छोटी छोटी तीलियां बनाती और फिर उन्हें जोड़कर झाड़ू तैयार किया जाता। अब्बा सुबह से रात तक गांव-गांव घूमकर वही झाड़ू बेचते, इसीलिए इलाके में लोग उन्हें झाड़ू बेचने वाला कहकर पहचानते थे। किसी जगह अगर वाज महफिल, चल्लीसा या कोई और कार्यक्रम होता तो पहले ही अब्बा को बुलाकर झाड़ू का ऑर्डर दिया जाता, लेकिन इस कमाई से घर का पूरा खर्च नहीं चलता। बड़े भाइयों की पढ़ाई नहीं हो पाई। बचपन से ही वे अब्बा के साथ झाड़ू बनाना, खेतों में काम करना, इन कामों में लग गए थे। नतीजा ये हुआ कि उनमें से किसी को औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाई। उस समय मैं बहुत छोटा था। मेरे बाद वाली बहन भी उम्र में छोटी थी। हम दोनों अब भी हाफ पैंट पहनकर खेला करते थे, लेकिन तभी मेरी बड़ी बहन के लिए शादी के रिश्ते आने शुरू हो गए। वे बहुत खूबसूरत थीं, इसलिए यहां वहां से प्रस्ताव आते रहते थे। इसी दौरान एक शादीशुदा आदमी जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका था, रिश्ता लेकर आया। उसका एक छोटा बच्चा भी था और उसकी देखभाल के लिए वे दोबारा शादी करना चाहता था। उस व्यक्ति के पास बहुत जमीन जायदाद थी। उसने अब्बा को लालच दिया कि वो जमीन गिरवी रख देगा, जरूरत पड़ी तो लिखकर भी देगा, बस बेटी की शादी उससे कर दी जाए। गरीब इंसान सपनों के लालच में जल्दी आ जाता है। अब्बा भी उस लालच में पड़ गए और हामी भर दी। परिवार के बाकी लोग, दादा, नाना, रिश्तेदार, सबने कहा, ये कैसी बात है? इतनी छोटी लड़की जो अभी तक हाफ पैंट पहनती है, उसकी शादी कैसे हो सकती है? किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। सबने विरोध किया, लेकिन अब्बा ही किसी की ना सुनी और एक तरफा फैसला कर लिया कि बड़ी बहन की शादी उसी आदमी से करेंगे। अब्बा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, अपनी मर्जी से मेरी बहन की शादी उस व्यक्ति से कर दी। मुझे आज भी याद है, तब मेरी बहन हाफ पैंट पहनती थी। उसी दिन पहली बार उसे पायजामा पहनाया गया और फिर साड़ी पहनाकर शादी के मंडप में बिठा दिया गया, जबकि उस उम्र तक उसने कभी साड़ी नहीं पहनी थी। इतनी छोटी उम्र में उसे एक अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ सौंप दिया गया। शादी के बाद बहन वहीं रहने लगी। समय के साथ उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अस्पताल जाना पड़ता, डॉक्टर दिखाना पड़ता। उसकी जिंदगी की शुरुआत ही गम और दर्द से हुई। फिर भी जीजा जी ने किसी तरह गृहस्थी संभाल रखी थी। चूंकि वे उम्र में बड़े थे, इसलिए हम भाइयों के प्रति बहुत स्नेही थे। हम 4 भाई, सबको वे बहुत दुलार करते। जब भी घर आते हमारे लिए चॉकलेट, च्युइंगम, अचार और तरह तरह की चीजें लाते। इसी वजह से हम उन्हें बहुत प्यार करते और उनके अलावा कुछ सोचते भी नहीं थे।
धीरे धीरे जीजाजी हर 2-3 दिन में हमारे घर आने लगे। एक दिन उन्होंने भाइयों से कहा कि वे एक बड़ा कारोबार शुरू करेंगे, बड़े स्तर पर मछली की फिशरी। इसके लिए उन्होंने जमीन में एक बड़ा तालाब खुदवाया। हम चारों भाई मिलकर उसी फिशरी में काम करने लगे, मछलियों की देखभाल करते, खाना डालते, पहरा देते। बेचने के बाद जीजाजी हमें 100, 200 या 500 रुपए तक दे देते। इसी तरह दिन बीत रहे थे। लेकिन एक समय आया जब फिशरी पर बहुत सारे बगुले यानी सफेद बक मंडराने लगे। वे रोज 3-4 मछलियां खा जाते और इससे बड़ा नुकसान हो रहा था। तब जीजाजी ने मुझसे कहा कि पास के गांव के कासिम काका को बुलाओ। वे पक्षी शिकारी थे। जीजाजी चाहते थे कि वे जाल बिछाकर बगुलों को पकड़ें। मैं कासिम काका के घर गया और कहा कि हमारी फिशरी पर बहुत सारे पक्षी आते हैं, आप जाल बिछाएं तो पकड़ लेंगे। वे तैयार हो गए और अगले दिन सुबह ही आ पहुंचे। मैं बेहद उत्साहित था कि पक्षी पकड़ने का नजारा देखूंगा और उनके साथ रहूंगा। बचपन से ही मुझे पक्षियों से गहरा लगाव था। मुझे पक्षी पालना और उन्हें आजाद करना दोनों ही अच्छा लगता था। पक्षी मेरे दिल के बहुत करीब थे। कासिम काका जब आए तो सुबह सुबह ही फिशरी के पास जाल बिछाने लगे। एक एक करके बहुत सारे बगुले जाल में फंस गए। वे दृश्य देखकर मैं बहुत खुश हुआ। पूरा दिन मैं उनके साथ रहा, सुबह से रात तक। जहां भी पक्षी पकड़े जाते मैं दौड़ दौड़ कर मदद करता, पक्षी उठाकर लाता और हर काम में उनके साथ खड़ा रहता। इसी तरह कासिम काका के साथ मेरा अच्छा रिश्ता बन गया। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मिराज, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? रोज तुम मुझे पक्षी पकड़ने में मदद करोगे, बदले में मैं तुम्हें हर दिन 2 पक्षी दूंगा। असल में पक्षी मिलना उतना बड़ा मुद्दा नहीं था, बल्कि यह काम मुझे बेहद अच्छा लगता था, इसलिए मैं राजी हो गया। उसके बाद से मैं रोज उनके साथ अलग अलग जंगलों और झाड़ियों में घूमकर पक्षी पकड़ने लगा। कई बार वे जबरदस्ती मुझे पक्षी दे देते, जबकि मैं घर ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि घर पर अम्मी गुस्सा करती। धीरे धीरे पक्षी पकड़ना मेरी आदत और नशा बन गया। परिवार के सभी लोग, अब्बा, बड़े भाई बहन, सब मुझे मना करते, कहते कि कासिम मियां के साथ मत जाओ, पक्षी पकड़ना अच्छा काम नहीं है। लेकिन मैं किसी की नहीं सुनता। हर सुबह निकल जाता और रात को लौटता, पर अब पक्षी घर नहीं लाता। लेकिन आसपास के लोग अब्बा अम्मी से जाकर कहने लगे कि मैं कासिम काका के साथ पक्षी पकड़ रहा हूं। एक दिन शाम को अब्बा और भाई ने मुझे बहुत मारा और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। रात काफी हो चुकी थी और मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही जगह सूझी, कासिम काका का घर। मैं भागकर उनके घर गया और आवाज लगाई। वे नींद से उठकर हैरान हो गए और बोले, क्या हुआ मिराज? मैं रोते रोते सब बता दिया कि अब्बा अम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने मुझे ढाढ़स बंधाया और अंदर बुलाया। पूछा, कुछ खाना खाओगे? मैंने कहा, नहीं, बस थोड़ा सोना चाहता हूं। उन्होंने मुझे एक कमरा दिया और बोले, यहीं सो जाओ। सच कहूं तो उस रात मुझे बहुत सुकून भरी नींद आई। सुबह उठकर मैं तालाब किनारे नहाने गया। कासिम काका मुस्कुराकर बोले, जल्दी डुबकी लगाओ, फिर नाश्ता करो और उसके बाद चलो फिर से पक्षी पकड़ने निकलते हैं। सुबह नींद से उठकर मैं तालाब में डुबकी लगाने चला गया। तालाब पर जाकर अचानक देखा कुछ लड़कियां नहा रही थीं और खेल रही थीं। उस समय गर्मी का मौसम था, इसलिए मोहल्ले के कई बच्चे सुबह ठंडे पानी में उतारकर मजा करते थे। मैंने देखा उन लड़कियों में से एक काकुली। उसे देखकर मेरा मन बहुत अच्छा हो गया। लड़की दूध सी गोरी, सुंदर चेहरा, सरल मुस्कान वाली थी। उस समय मैं छोटा था, इसलिए समझने की उम्र नहीं थी, लेकिन इतना जरूर समझ गया, मेरी नजरें उसी पर टिक गई थीं। मैंने अपनी तरह डुबकी लगाकर नहाया, फिर लौट आया। कासिम काका ने मुझे खाना दिया, मैंने खा लिया, लेकिन खाने के बाद भी मन बार बार बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था काश काकुली को फिर से देख पाता। उसके बाद पूरा दिन काका के साथ पक्षी पकड़ने चला गया। शाम को लौटकर उन्होंने मुझसे पूछा, मिराज, तुम आज कहां जाओगे? मैंने कहा, मेरे जाने की तो कोई जगह नहीं है, अब्बा अम्मा ने मुझे घर से निकाल दिया है। काका ने कहा, तो फिर मेरे घर ही रहो। मैं मान गया। उस रात भी पहले की तरह एक कमरे में सो गया। दिन भर दौड़ भागकर पक्षी पकड़ने की वजह से शरीर थक चुका था, इसलिए जल्दी ही नींद आ गई। रात में काका बार बार पुकारते रहे, लेकिन मेरी नींद नहीं टूटी।
आधी रात को अचानक तेज भूख से आंख खुल गई। लगा जैसे पेट में कुछ भी नहीं है। मैं आंगन में निकला, चारों ओर चांदनी बिखरी हुई थी, जैसे दिन का उजाला। भूख की वजह से रसोई में गया और खाने की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी देखा एक लड़की हाथ में लोटा लिए बाथरूम की तरफ जा रही है। बाद में जब वो कमरे में लौटी, मैंने पहचान लिया, ये तो वही लड़की है, काकुली, जिसे सुबह तालाब में देखा था। तभी मुझे पता चला काकुली दरअसल कासिम काका की बेटी है। मैं आश्चर्य से उसे देखता रह गया। ऐसा लगा मानो पहली नजर में ही मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूं। खाना तो नहीं मिला, इसलिए खाली पेट ही सो गया। सुबह उठकर काका से कहा, काका, रात को मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं खाना खाऊंगा। उन्होंने कहा, तुझे तो हम सबने बुलाया था, खाने के समय भी बुलाया था, तू सो गया था, अब फिर खाना खाएगा? मैं बोला, हाँ काका, मुझे बहुत भूख लगी है। उन्होंने खाना दिया, मैंने खा लिया। खाने के बाद बहुत अच्छा लगा, लेकिन दिमाग में दूसरी बात चल रही थी। अब मैं पक्षी पकड़ने नहीं जाना चाहता, मेरा मन तो बस उसी लड़की की ओर भाग रहा था। मैं उसे देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। अगले दिन कासिम काका ने पूछा, क्यों मिराज, आज नहीं चलेगा पक्षी पकड़ने? मैंने बहाना किया, काका, तबीयत ठीक नहीं लग रही, रात को नींद नहीं आई, बहुत कमजोर महसूस हो रहा है। वो बोले, ये भी कैसी बात है, चल। काफी जबरदस्ती करके वे मुझे ले गए, लेकिन मेरा मन वहां नहीं था। बस यही सोच रहा था, कब घर लौटेंगे, कब फिर काकुली को देखूंगा। इसलिए बार बार कह रहा था, काका मैं घर जाऊंगा और नहीं रहूंगा। आखिरकार हम दोपहर से पहले ही घर लौट आए। घर लौटकर मैं ऐसे बैठा रहा जैसे पहरेदारी कर रहा हूं। कब वो लड़की कमरे से बाहर निकले। लगभग 9 बजे कासिम काका की पत्नी ने पुकारा, मिराज, आओ खाना खा लो। मैं रसोई में गया और खाने बैठा। अचानक फिर उसे देखा, काकुली को। उसी दिन उसका नाम जाना, काकुली। अजीब सी सुंदर, चेहरा जैसे किसी अलग रोशनी से चमक रहा हो। मैंने खाना खाया, लेकिन नजरें तो बस उसी पर टिकी ली। कमरे में लौटकर बस एक ही ख्याल घूमता रहा, उसे प्रपोज कैसे करूं, हमारे बीच रिश्ता कैसे बने। लेकिन डर भी लग रहा था, अगर कासिम काका जान गए तो फिर वो मुझे घर से निकाल देंगे और मेरा तो कहीं और ठिकाना भी नहीं है। मैंने तो तय ही कर लिया था कि अब भाई बहन माँ बाप का सहारा कभी नहीं मिलेगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए, 5 दिन, 7 दिन। फिर एक दिन अचानक काकुली का अपने पिता से किसी बात पर झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद कासिम काका ने मुझसे कहा, मिराज, आज पक्षी पकड़ने नहीं जाना, तू एक काम कर, अपनी बहन काकुली को लेकर बाजार जा, उसे एक 3 पीस चाहिए, खरीद कर ले आ। मैं तो ऐसे ही दिन का इंतजार कर रहा था। मन ही मन कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आज मुझे ये मौका दिया। सुबह मैं काकुली को लेकर गंज के बाजार निकल पड़ा। अंदर बस एक ही उम्मीद थी, आज शायद उससे बात करने का, अपने दिल की बात कहने का मौका मिलेगा। काकुली के पिता ने हमारे हाथ में कुछ पैसे दिए थे, लेकिन बहुत कम, सिर्फ 300 या 400 रुपए। उस समय अच्छा 3 पीस 700-800 रुपए का आता था। बाजार पहुंचकर काकुली को एक 3 पीस बहुत पसंद आया, जिसकी कीमत ठीक 700 रुपए थी, लेकिन उसके पास तो सिर्फ 300 रुपए थे। उसने मुझसे कहा, ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद आया है, लेकिन पैसों की वजह से ले नहीं पा रही, आप खरीद दीजिए, बाद में मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। मैंने कहा, मैं तुम्हें यह दिला सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। वो चौंक कर बोली, कौन सी शर्त? मैंने कहा, ये 700 रुपए मैं दूंगा और तुम्हारे पास जो 300 रुपए हैं वो तुम अपने पास ही रखो, लेकिन मेरे पैसे तुम मुझे कभी वापस नहीं करोगी, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा होगा। काकुली पहले मान नहीं रही थी, बोली, ये कैसी बात है, पैसे लूंगी तो वापस भी दूंगी। मैं हंसकर बोला, नहीं, ये कोई लेन देन नहीं है, ये सिर्फ मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। जब तुम ये कपड़ा पहनकर सुंदर लगोगी, मैं एक दिन देख लूंगा, बस वही मेरी कमाई होगी, लेकिन शर्त है, तुम ये किसी को नहीं बताओगी। आखिरकार वो मान गई और मैंने उसे वो लाल रंग का 3 पीस दिला दिया। शाम को काकुली ने वो पहन लिया। मैं नजरें नहीं हटा पा रहा था, वो किसी सपने जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत की छाप और नया कपड़ा, मेरे भीतर अजीब सी खुशी भर गई। फिर दिन इसी तरह गुजरने लगे। काकुली ने बचे हुए 300 रुपए से कान के झुमके और कुछ छोटी मोटी चीजें खरीद ली। मैं चाहकर भी उससे कुछ कह नहीं पा रहा था, बस चुपचाप मोहब्बत करता रहा। इसी बीच हमारे गांव में बैसाखी मेला हुआ। सब लोग मेले गए, मैं भी गया, लेकिन काकुली उस दिन मेरे साथ नहीं आई।
मेले से मैंने कुछ चीजें खरीदी, चूड़ियां, झुमके आदि। सोचा ये सब काकुली को दूंगा, लेकिन उस रात वो कमरे से बाहर ही नहीं आई। सारी रात इंतजार करता रहा, लेकिन उसे उपहार नहीं दे पाया। सुबह अचानक देखा उनके घर में बहुत लोग जमा हैं। जान पहचान और अनजान सब मिलकर बड़ा हुजूम था। वे कासिम काका को डांट रहे थे। तुझे बार बार मना करने के बावजूद तू पक्षी पकड़ना बंद नहीं कर रहा। ये समाज के लिए नुकसान है। पक्षी ऐसे नहीं पकड़े जा सकते। आज तुझे आखिरी बार चेतावनी देते हैं। अगर फिर सुना कि तू पक्षी पकड़ रहा है, तेरे खिलाफ केस होगा। लोगों ने उसे बहुत सख्ती से धमकाया। आखिरकार कासिम काका बोले, ठीक है, अब मैं पक्षी नहीं पकड़ूंगा। इस परेशानी के बीच मैं गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि जो गिफ्ट मैं काकुली के लिए बाजार से लाया था वे अभी भी कमरे में रखे थे। और अचानक काकुली का पिता, मेरा उस्ताद कासिम काका, वहीं उन चीजों पर नजर डाल बैठे। क्योंकि मैं तो ये चीजें काका को दे नहीं सकता था। मैं तो उस झंझट में पड़ गया था। जब उन्होंने ये सामान देखा तो मुझसे पूछ बैठे, तुम ये सब क्यों खरीद रहे हो? मैंने कहा, मेरी एक बड़ी बहन है, उसके लिए ले रहा हूं। उन्होंने कहा, ओ अच्छा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन साफ महसूस हो रहा था कि वे ध्यान से देख रहे थे कि मैं कौन कौन से कपड़े खरीद रहा हूं। अगले दिन मौका पाकर मैंने वे कपड़े काकुली को दे दिए। वो लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने जबरदस्ती पकड़ा दिया और कहा, अगर तुम ये कपड़े ले लोगी तो मेरे भीतर शांति मिलेगी। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। सिर्फ मुझे खुश रखने के लिए ही इन्हें ले लो। आखिरकार काकुली मान गई, कपड़े ले लिए। इसके बाद कासिम काका ने फैसला किया कि अब वे पक्षी नहीं पकड़ेंगे। इधर उधर जाल बिछाकर फंसाने का काम अब नहीं होगा। उन्होंने कहा, हम छोटे छोटे चूजे खरीदेंगे, उन्हें पालेंगे, बड़ा करेंगे, फिर उनके अंडों से नए बच्चे निकलेंगे। इस तरह हम फार्म में अलग अलग प्रजातियों के पक्षी पालेंगे और बेचेंगे। इसी तरह उन्होंने पक्षियों को फार्म शुरू किया। एक बड़े हिस्से को जाल से घेरकर सुंदर सा घर बनाया। वहां अलग अलग किस्म के चूजे लाए। मुझे भी सिखाया कैसे उनकी देखभाल करनी है, कैसे खिलाना है, कैसे बड़ा करना है। धीरे धीरे मैंने उनसे सब कुछ सीख लिया। फिर मैं भी कासिम काका के साथ पक्षी पालन करने लगा। फार्म काफी बड़ा हो गया। अलग अलग प्रजाति के पक्षी, तरह तरह के अंडे और चूजे, बहुत ही रौनक भरा माहौल बन गया। कई साल इसी तरह बीत गए। फिर भी काकुली से अपने मन की बात कह नहीं पाया। हमारा रिश्ता सिर्फ साधारण सा था, लेकिन मन ही मन में उसे बेहद चाहता था। कभी कोई फूल तोड़ कर देता, कभी अचार खरीद कर देता, बस इतना ही। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये बात जुबान पर ला ही नहीं पाया। समय के साथ काकुली बड़ी हुई, मैं भी बड़ा हुआ। उस समय फार्म से अच्छा खासा पैसा भी आने लगा था। अचानक एक दिन फार्म में बीमारी फैल गई। रोजाना 2-4 पक्षी मरने लगे। आखिरकार कासिम काका ने सारे पक्षी बेच दिए। काकुली के पिता उस समय बहुत निराश हो गए और बोले, काश मेरा एक बेटा होता तो वो मेरी मदद करता, घर का सहारा बनता। अब तो सिर्फ एक बेटी है, वो भी शादी के बाद चली जाएगी, तब मैं और तुम्हारी खाला कैसे जिएंगे। मैंने कासिम काका को ढांढस बंधाया, उस्ताद, मैं तो कई सालों से आपके साथ हूं। मैं ही आपका बेटा हूं। मैं ही आपका सहारा बनूंगा, आपको खिलाऊंगा, पिलाऊंगा। इस बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन वे हंसकर बोले, नहीं, तुम्हारा सहारा मैं क्यों लूं? तुम तो मेरे कर्मचारी हो, तुम्हें मैं मजदूरी देता हूं। फिर भी मेरा मन नहीं टूटा, क्योंकि कासिम काका ऐसे इंसान थे जो सामने जो भी कहते वही कहते, किसी के पीछे कभी बुरा नहीं कहते थे। सचमुच वे एकदम सीधे साधे, नेक दिल और ईमानदार इंसान थे। तो मैं दोपहर तक उनके घर पर ही था, लेकिन वो तब सो रही थी, इसलिए उसे देख नहीं पाया। फिर घर लौट आया। बाद में शाम के समय यानी मगरिब के बाद फिर गया, लेकिन तब भी काकुली से मुलाकात नहीं हो सकी। मैंने तब कासिम काका से पूछा, काका, मैं बार बार काकुली को देखने आता हूं, लेकिन एक बार भी उसे देख नहीं पा रहा। काकुली कहाँ है? उन्होंने कहा, काकुली बीमार है, वो किसी के सामने नहीं आएगी। मैं हैरान होकर बोला, ये कैसी बात है काका? बीमार होने पर भी तो मैं उसे देख सकता हूं, आप क्यों नहीं दिखा रहे? बहुत अनुरोध करने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, तू काकुली को देख सकता है, लेकिन शर्त है, इस बात को किसी से कहना मत। मैंने हामी भर दी। जब मैं काकुली को देखने गया,
मेरी आंखों के सामने जो दृश्य आया उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। काकुली का चेहरा आधा हिस्सा पूरी तरह झुलस गया था। उसका हाथ भी बुरी तरह जल गया था। जो लड़की इतनी सुंदर थी, परी जैसी, उसका जीवन इस तरह बर्बाद हो गया। अरब देश में काम करने गई थी, वहां आग में झुलसकर इस हालत में लौट आई थी। उसे देख मेरी आंखों से आंसू रुक न सके। मन ही मन सोचा, अल्लाह, इतनी सुंदर, इतनी मासूम लड़की की जिंदगी क्यों ऐसी हो गई? क्यों वो परदेस जाकर अंगारों की तरह जलकर लौट आई? उस रात मैं सो नहीं सका। सुबह सुबह फिर भागा भागा उसके पास गया। लंबे समय तक उसके पास बैठा रहा। आखिरकार मौका पाकर पूछा, काकुली, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तब उसने बताया, सऊदी अरब में जिस घर में वो काम करती थी, वहां की मालकिन बहुत बुरी थी। दिन रात उससे काम कराती थी। एक दिन देर रात काम खत्म कर जब वो सोई थी, सुबह वही औरत हीटर से ताजा खौलता पानी लाकर उसके ऊपर उड़ेल देती है। उस गर्म पानी से काकुली का चेहरा और शरीर का एक हिस्सा पूरी तरह जल जाता है। बाद में केस मुकदमा होता है, कुछ मुआवजा देकर उसे वापस भेज दिया जाता है। देश लौटने के बाद काकुली का जीवन एकदम नीरस हो गया। 24 घंटे घर के भीतर रोती रहती। बाहर निकलती भी तो चेहरा दुपट्टे से ढककर, क्योंकि चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था। किसी को चेहरा दिखाना तक बंद कर दिया था। उसे इस हाल में देख मेरा दिल बहुत दुखता। मैं कोशिश करता उसे खुश रखने की। उसे मैदान, घाट, अलग अलग जगहों पर घुमाने ले जाता, कुछ खिलाता पिलाता, चीजें खरीद कर देता, बस ताकि उसका मन कुछ हल्का हो। धीरे धीरे हमारे बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मोहब्बत है या कुछ और, मगर काकुली के प्रति मेरा आकर्षण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार मैंने ठान लिया, मैं काकुली से ही शादी करूंगा, उसे अपने घर की दुल्हन बनाकर लाऊंगा। लेकिन तुरंत ही मन में ख्याल आया, मेरे पास तो कोई काम नहीं, कोई आमदनी नहीं, तब मैं काकुली को खिलाऊंगा पहनाऊंगा कैसे? और उसका परिवार मुझे क्यों अपनी बेटी देगा? यही सोच मुझे लगातार परेशान करती रही। एक दिन मैंने कासिम काका से बात की। कहा, काका, मैं तो शादी करने का सोच रहा हूं, लेकिन शादी कर लूं तो पत्नी को खिलाऊंगा क्या? मेरे पास तो कोई काम धंधा नहीं है। इतने दिन आपके साथ चिड़ियां पकड़ता था, अब वो भी बंद हो गया। भाइयों की जमीन या खेत में थोड़ा बहुत हाथ बटाता हूं, लेकिन मेरा अपना तो कुछ नहीं है, सब भाइयों का है। अगर आप मुझे किसी काम का अवसर दिला देते तो मैं कुछ पकड़ लेता। काका मुझे बहुत चाहते थे, अपनी संतान से भी ज्यादा। उन्होंने कहा, काकुली के पास कुछ पैसे हैं। सऊदी से लौटते समय उसके मालिक ने कुछ मुआवजा दिया था। अगर तू चाहे तो कारोबार शुरू कर सकता है। मैं काकुली से कह दूंगा, वो तुझे पैसे दे देगी। जब व्यापार में फायदा होगा तब वही पैसे लौटा देना। उसकी तो शक्ल सूरत खराब हो गई है, अब उसकी शादी करनी है तो पैसा ही सहारा है। अगर तेरे पास पैसा होगा तो तू ही उसे ब्याह ले। मैं मान गया। बोला, ठीक है काका, मैं पैसे रखूंगा नहीं, लौटा दूंगा। काकुली भी चाहती तो तुरंत दे देती, मगर मैंने सीधे उससे कुछ नहीं कहा। बाद में काका के कहने पर उसने कुछ पैसे मुझे थमा दिए। मैंने सोचा अब कारोबार करूंगा। हमारे गांव में दुकानें कम थीं, इसलिए वहीं करना बेहतर होगा। काकुली के इलाके में तो दुकानें बहुत थीं, वहां प्रतिस्पर्धा ज्यादा थी। सो मैंने अपने इलाके में एक किराने की दुकान खोल ली, तरह तरह का सामान बेचने लगा। तब तक मेरे तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, सब घर भर ही रहते थे। उनके परिवार और माँ बाप सब मेरी ही दुकान से सामान लेते, मगर पैसे नहीं देते। सब कहते बाद में देंगे। महीने दर महीने ऐसा ही चलता रहता। मुझे समझ आ गया कि घर परिवार के खर्चों में ही दुकान की आधी पूंजी खत्म हो चुकी है। जब भी पैसे मांगता वे नाराज हो जाते। घर के बीच में भी क्या पैसों की बात होती है? मेरी तो तब तक कोई पत्नी भी नहीं थी, बस भाइयों के परिवार और माँ बाप ही मेरी दुकान से सामान उठाए जा रहे थे। मन ही मन मुझे बड़ा दुख होता। आखिर क्यों मैं अकेला सबका बोझ उठाऊं? आखिरकार गुस्से में आकर दुकान बेच दी, मगर पूंजी का आधे से ज्यादा हिस्सा डूब गया, हाथ में थोड़ा ही बचा। वही पैसे लेकर फिर कासिम काका के पास गया। बोला, काका, मैंने गलती की। आपकी बेटी के पैसे से व्यापार शुरू किया, मगर संभाल नहीं सका। 3 हिस्से में से 2 हिस्से खत्म हो गए। जो थोड़ा है वही लौटा रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। काका हंसते हुए बोले, अरे बेटे, वो पैसा तो मेरा नहीं, मेरी बेटी का है। उसने बड़ी मेहनत से विदेश में काम करके पाया है। पूरा पैसा लौटाने की जरूरत नहीं, बल्कि तू मेरी बेटी की शादी का इंतजाम कर। मैं हैरान होकर बोला, काकुली तो बहुत सुंदर है, उसे ब्याहने में पैसे की क्या जरूरत? वो हंसकर मजाक में बोले, तो ही क्यों नहीं उससे शादी कर लेता, तब पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, शादी करूंगा।
ये कोई गंभीर चर्चा नहीं थी, मजाक मजाक में बातें हुई। फिर भी मैंने कहा ठीक है, मैं माँ बाप से बात करके प्रस्ताव भेजूंगा। उस दिन बात वहीं खत्म हो गई। मैंने पैसे भी नहीं लौटाए। घर जाकर सबसे पहले ये बात पिता को बताई। तब पिता काफी पैसे वाले हो चुके थे, क्योंकि मेरे जीजा के कारोबार को पिता और भाई ही संभालते थे। हाथ में बहुत पैसा था। मैंने कहा बाबा, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगा। ये सुनकर पिता पहले हंस पड़े। बोले ये कैसी बात करता है, इस लड़की की ओर तो कोई अच्छा लड़का भी देखेगा नहीं। उसका चेहरा जला हुआ है, एकदम दागदार। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा, और तू क्यों उससे शादी करना चाहता है? तू पागल हो गया है क्या? हम तुझे देख समझकर किसी सुंदर लड़की से शादी कराएंगे। तू तो घर का सबसे छोटा बेटा है, हम तुझे अच्छी जगह ही ब्याहेंगे। मैंने पिता से कहा नहीं बाबा, अगर मैं शादी करूंगा तो काकुली से ही, किसी और से मैं शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर पिता बहुत गुस्से में बोले, ऐसी बात क्यों करता है? हम तुझे काकुली से ब्याह नहीं देंगे तो एक एसिड पीड़ित लड़की से शादी करना चाहता है। ऐसे ही घर में कोई भी राजी नहीं हुआ। पिता, माँ, भाई, भाभी, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। तब मैंने काकुली के पिता से कहा, काका, मैं तो बचपन से ही आपके साथ रहा हूं, आप मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। जब मेरा परिवार राजी नहीं तब आप ही काकुली को मुझे मेरे हवाले कर दीजिए। शादी के बाद मैं काकुली को लेकर आपके घर ही रहूंगा। काका बोले, अगर तुम्हारा परिवार राजी नहीं तो हम भी काकुली को तुझसे ब्याह नहीं देंगे, कहीं और देखभाल कर शादी कर देंगे। मैं बोला, कौन उससे शादी करेगा? मैं होता तो अपनी जमीन जायदाद बेचकर दहेज देता, तब जाकर कोई मानता। कितना भी समझाया, काका किसी भी तरह मानने को तैयार न हुए। उनका तर्क बस यही था, मेरे माँ बाप जब राजी नहीं तो वो भी काकुली को मुझे नहीं देंगे। लेकिन मैं और काकुली एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार कि एक दूसरे के बिना सांस लेना भी मुश्किल लगता। उसका चेहरा भले झुलस गया था, मगर मैंने उसकी आत्मा से मोहब्बत की थी। वो मेरे लिए मेरी जिंदगी की ऑक्सीजन थी। मगर दिक्कत यही थी, मेरा परिवार चाहता नहीं था कि मैं उससे शादी करूं, और उसका परिवार भी मुझे दामाद मानने को तैयार न था। हालात बिल्कुल नकारात्मक हो गए। काकुली के पिता उसकी शादी के लिए और लड़के खोजने लगे। तब मैं मजबूर होकर काकुली से बोला, काकुली, चलो हम भाग चलते हैं। काकुली बोली, भागकर कहां जाएंगे? मैंने कहा, हमारे इलाके से बहुत दूर एक चर यानी नदी का टापू है, वहां पैसे देकर जमीन किराए पर मिलती है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, उससे हम वहां घर बनाकर रह सकते हैं। मैं किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाऊंगा, किसी को बताऊंगा भी नहीं, बस तू और मैं। जैसा सोचा वैसा किया। एक रात अंधेरे में मैं काकुली को लेकर भाग निकला। हम उस दूर के चर पर पहुंचे। वहां किराए पर रहने की इजाजत ली। जो पैसे थे उससे कुछ लोगों को मजदूरी पर लगाया। उन्होंने घर बना दिया और वहीं हमने अपना छोटा सा घर परिवार शुरू कर दिया। चर के बीच एक झोपड़ी बनाकर मैं काकुली को लेकर वहां रहने लगा। तब परिवार के किसी भी सदस्य से कोई संपर्क नहीं था, न मोबाइल फोन था, न ही बाहरी दुनिया से कोई रिश्ता। पूरी तरह अलग थलग जीवन। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो गए। आखिरकार बिल्कुल कंगाल हो गया। तब मैंने काकुली से कहा, काकुली, अब क्या किया जाए? उसने अपने पास बचा हुआ आखिरी पैसा मेरी हथेली पर रखकर कहा, इस पैसे से तुम कुछ करो। मैं सोचने लगा, व्यापार का अनुभव नहीं है, पहले कोशिश की थी पर असफल हुआ। जो काम हाथ से आता है वो है पक्षी पकड़ना, इसलिए फिर से पक्षी पकड़ने का निश्चय किया। काकुली के दिए पैसों से नया जाल खरीदा। उसी जाल से चर और उसके आसपास पक्षी पकड़ने लगा। दिन में तरह तरह के पक्षी, रात में बक और उल्लू सब पकड़ता था। इन्हें बेचकर अच्छी कमाई होने लगी। घर गृहस्थी ठीक ठाक चलने लगी। एक दिन शाम को मगरिब की नमाज के थोड़ी देर बाद दूर जाकर जाल बिछा रहा था, तभी एक अजीब किस्म का बड़ा पक्षी दिखा। उसका चेहरा डरावना सा, शरीर पर खूब मांस। मैंने सोचा, अगर इसे पकड़ लूं तो बेचकर बहुत पैसे मिलेंगे, इसलिए जाल डालकर उसे पकड़ लिया। पक्षी को पिंजरे में डालकर घर ले आया। तब रात के 9-10 बज रहे थे। काकुली गर्भवती थी, उसके पेट में कई महीने का बच्चा था। मैंने सोचा, अभी काटूंगा तो मांस खराब हो जाएगा, सुबह काटकर बेच दूंगा। इसलिए पिंजरे पर ढक्कन लगाकर ऊपर एक बड़ी ईंट रख दी। रात को खाना खाने के बाद काकुली के साथ सोने चला गया।
अचानक उसने पेट दर्द से तड़पना शुरू कर दिया। जोर से चीख रही थी, मेरा पेट फट रहा है, लगता है अंदर सब कुछ फट गया है। मैं घबरा गया, बार बार पूछने लगा, क्या हुआ, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? वो बस कहे जा रही थी, पेट में भयंकर दर्द है, मैं सह नहीं पा रही हूं। उसकी चीख से पूरा घर कांप उठा। हमारी छोटी सी झोपड़ी में आवाज और भी डरावनी लग रही थी। मैंने आसपास की औरतों को बुलाया। वे तावीज पढ़ना, पानी पढ़कर देना, गरम तेल लगाना, सब कुछ करने लगी, पर किसी तरह दर्द कम नहीं हो रहा था। इस तरह फजर की अजान तक स्थिति रही। अजान के बाद उसका दर्द थोड़ा कम हुआ। पूरी रात मैं जागता रहा, उसके पास बैठा रहा, जितनी सेवा हो सकती थी की, दवा पानी सब दिया। सुबह होने पर थोड़ी नींद सी आई और मैं सो गया। करीब 9 बजे जब नींद टूटी तो देखा काकुली मेरे पास ही सो रही थी। अचानक मुझे याद आया, कल जो अजीब पक्षी पकड़ा था वो कहाँ है? तुरंत उस कमरे में गया जहां पिंजरा रखा था। जाकर देखा, पिंजरे का ढक्कन एक कोने में पड़ा है और ऊपर रखा ईंट भी दूसरी तरफ पड़ा है, मानो किसी ने जानबूझकर हटाकर पक्षी को छोड़ दिया हो। हमारा घर बांस की बाड़ से बना था, पांख से छोटे पक्षी निकल सकते थे, पर सवाल ये था, अंदर आया कौन? अगर कोई बाहर से आया होता तो बाड़ टूटी होती, मगर बाड़ पूरी ठीक थी, तो फिर पक्षी को छोड़ा किसने? मैं भागकर काकुली को जड़ाने लगा। बोला, काकुली, क्या तुमने रात में उठकर पक्षी को छोड़ दिया था? वो हैरानी से बोली, ये कैसी पागलपन की बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही सोई थी, उठकर कब छोड़ देती? मैं स्तब्ध रह गया। अगर उसने नहीं छोड़ा तो फिर किसने? दरवाजा भी तो अंदर से बंद था। मैं बाहर जाकर पक्षी को ढूंढा, कहीं नहीं मिला। पक्षी को खोजकर लौट ही रहा था कि काकुली फिर दर्द से चीखने लगी। इस बार उसके शरीर से खून निकल रहा था। मैं बिना देर किए उसे स्थानीय क्लिनिक ले गया। वहां डॉक्टर ने बताया, काकुली का गर्भस्थ बच्चा मर चुका है, अंदर खून जमकर बाहर आ रहा है। यह सुनकर मैं टूट गया। मेरा सपना था, बच्चा जन्म लेगा, उसे लेकर माता पिता के पास जाऊंगा, वे मुझे फिर ठुकरा नहीं पाएंगे, लेकिन सब खत्म हो गया। काकुली को लेकर मैं घर लौटा। शाम को मगरिब की अजान के बाद बाहर निकला, तभी देखा चर के बरगद के तले वही अजीब पक्षी बैठा है। उसकी आंखें खून जैसी लाल। मैं उसे देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने आवाज दी, पत्थर फेंका, पर वो हिला तक नहीं, बस डरावनी निगाहों से घूरता रहा। सब कुछ अजीब लग रहा था। आखिरकार मैं लौट आया। रात को काकुली के साथ सोया। सुबह फिर पक्षी पकड़ने गया। दोपहर करीब 2 बजे लौटा तो देखा काकुली उसी अजीब पक्षी को खाना खिला रही है और पक्षी सामान्य रूप से खा रहा है। मैं हैरान रह गया। जैसे ही काकुली खाना देती वो खा लेता, पर जैसे ही मैं घर के भीतर जाता वो अचानक उड़कर फिर बरगद पर जा बैठता, मानो जैसे इंसान जैसी समझ रखता हो। मैंने काकुली से पूछा, काकुली, ये क्या मामला है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उसने जवाब दिया, ये मेरी बेटी है, यानी मेरी जो बेटी पेट में थी वही। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। डॉक्टर ने कहा था मेरी कोख में लड़की है। ये वही है, मरी हुई मेरी बेटी। मैंने सोचा शायद बच्चा मर जाने के सदमे में काकुली बकवास कर रही है, क्योंकि गर्भपात या मृत बच्चा होने पर कई औरतें मानसिक संतुलन खो देती हैं। इसलिए उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। दिन बीतते गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। जब भी मैं पक्षी पकड़कर लौटता देखता वही पक्षी काकुली के साथ रहता। वो खाना बनाती तो पीछे बैठा रहता, खाना देती तो खा लेता, पर मुझे देखते ही उड़कर पेड़ पर चला जाता, मानो जैसे इंसान जैसी समझ रखता हो। अजीब बात यह थी, रात को जब काकुली बाथरूम जाती तब भी पक्षी उतरकर उसे पहरा देता, जैसे शिकारी कुत्ता मालिक को पहरा देता है। मैंने बहुत पक्षी पकड़े और बेचे हैं, लेकिन इस पक्षी को पहचान नहीं पाया। आमतौर पर मैं हर पक्षी का नाम जानता हूं, पर इसका नाम बता नहीं सका। और भी अजीब बात यह थी, कभी दिखता, कभी गायब, कभी यहां तो पल भर में कहीं और, कभी साफ दिखाई देता, कभी धुंधला सा। यह सब मुझे बहुत परेशान करने लगा। जब भी मैं काकुली से पक्षी के बारे में कहता वो गुस्से में आ जाती। मैं कहता ये पक्षी अजीब है तो वो झल्ला कर गालियां देती, पक्षी तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है, क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। आसपास की औरतों से भी कहा, एक अजीब पक्षी आता है, पेड़ से उतरकर मेरी बीवी के साथ बैठता है। सबने कहा हमने तो कभी नहीं देखा।
उन्होंने सोचा शायद मैं कहानी बना रहा हूं, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने मुझे डरा दिया। रात को हम कमरे में सो रहे थे, दरवाजे खिड़कियां सब बंद, कमरे में लालटेन जल रही थी। अचानक नींद टूटी तो देखा वही अजीब पक्षी कमरे के कोने में बैठा है, जबकि टिन के घर में कोई छेद नहीं था, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। मैं चिल्लाया, काकुली देखो पक्षी अंदर कैसे आ गया। काकुली भी उठी और बोली, हाँ सच। लेकिन कुछ ही मिनटों में देखा पक्षी अचानक गायब हो गया। उसके बाद से काकुली का व्यवहार और अजीब होने लगा। वो अजीब बातें करने लगी, खुद से बातें करती। उसका हाल देखकर लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर हावी हो गई है, जैसे लोग जिन्न या भूत के कब्जे में आ जाते हैं। सब देखकर मैं डर गया। फिर हमारे चर में जो एक मुसलमान कबीराज था, झाड़ फूक करने वाला, उसके पास जाकर पूरा किस्सा कह सुनाया। उन्होंने मुझसे कहा, मैं इलाज तो कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करने से मुझे बहुत नुकसान होगा। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एक हिंदू कविराज का पता दे रहा हूं, तुम उनके पास जाओ। वे इस तरह का काम अच्छे से कर सकते हैं। मैं भी कर सकता था, समय कोई समस्या नहीं है, लेकिन इतना बड़ा गरम काम मैं नहीं करता, इसलिए तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा काम कर देंगे। मैं तैयार हो गया। फिर मैं उस हिंदू कविराज के पास जाकर सब कुछ बता दिया। उन्होंने सुनकर कहा, वो जो पक्षी तुम्हारी पत्नी के साथ रहता है और जिसे तुम्हारी पत्नी बेटी कहती है, असल में वो कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये दरअसल एक जिन्न है। अगर इस जिन्न को तुम्हारी पत्नी से अलग ना किया गया तो ये तुम्हारी पत्नी को अपने साथ ले जाएगा। मैं हैरान होकर बोला, मतलब क्या, जिन्न मेरी पत्नी को ले जाएगा? मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये कोई साधारण पक्षी नहीं है। जिस तरह ये घर के अंदर आता जाता है उससे साफ है कि ये आम पक्षी नहीं बल्कि जिन्न है। तब उन्होंने मुझे कुछ तावीज और झाड़ा पानी दिया। मैं उन्हें काकुली को दिया, लेकिन काकुली ने न तावीज लिया न ही झाड़ा पानी पिया। वो इन सब पर विश्वास ही नहीं करती थी, मेरी कोई बात नहीं मान रही थी, बल्कि रात में भयंकर पीड़ा सहने लगी। कभी पेट दर्द, कभी पैर दर्द। मेरे साथ सोती भी नहीं थी, पूरी तरह अलग हो गई थी। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि काकुली पूरी तरह बदल गई है। पागलों की तरह व्यवहार करती, बेतुकी बातें करती, अपने बाल नोचती, बहुत भयानक हालत। बीच बीच में वही पक्षी भी फिर दिखाई देता। मैं फिर कविराज के पास गया, सब कुछ कहकर बोला, वो पक्षी बार बार मेरी पत्नी के पास आता है, मैं किसी तरह उसे हटा नहीं पा रहा हूं। उन्होंने कहा, तो तुम ये काम करो, मैं तुम्हें एक शमशान घाट का पता देता हूं। हर रात वहां जाकर पक्षी पकड़ने की कोशिश करना। शमशान के पास आमतौर पर अच्छे पक्षी नहीं मिलते, लेकिन तुम प्रयास करते रहना। असली मकसद पक्षी पकड़ना नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी पत्नी के इलाज का हिस्सा होगा। अगर कभी तुम्हें बिल्कुल सफेद रंग का कोई पक्षी मिले, यानी पूरी तरह एक ही रंग का, बिल्कुल सफेद, तो उसे पकड़ कर ले आना। घर लाकर तुरंत उसका गला काट देना और उसका खून पत्नी के माथे पर सिंदूर की तरह लगाना, नाक से लेकर माथे तक। खून लगाते ही तुम्हारी पत्नी बेहोश हो जाएगी, उसी समय उसके मुंह में झाड़ा पानी डाल देना। इससे तुम्हारी पत्नी को बचाना संभव हो सकता है, नहीं तो मैं और कोई उपाय नहीं देखता। ये एक तरह की बलि होगी, लेकिन याद रखना, वो सफेद पक्षी सिर्फ शमशान के पास ही मिलेगा और वो भी शाम के बाद। मैं सुनकर पागल सा हो गया, फिर भी उम्मीद लेकर हर रात शमशान घाट के पास जाल बिछाने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगभग 1 हफ्ते बाद आखिरकार अल्लाह की रहमत से मैंने एक पूरा सफेद पक्षी पकड़ लिया। जैसा कविराज ने कहा था, पूरा शरीर बिल्कुल सफेद। कौन सा प्रजाति का है ये मायने नहीं, चाहे दोयल हो या कोयल, लेकिन पूरी तरह सफेद। मैंने सोचा अब शायद काकुली को बचाया जा सकता है। उस रात शमशान के पास मैंने जाल से वो पक्षी पकड़ लिया। हाथ में आते ही बाकी सारे पक्षियों को छोड़ दिया, सिर्फ इसी को लेकर घर की ओर चल पड़ा। भाई मैं नहीं जानता कोई यकीन करेगा या नहीं, लेकिन जितना भी दौड़ूं मुझे लगा घर का रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। कहीं कोई बारिश नहीं थी, मगर मैं पूरा भीग गया मूसलधार बारिश में। उसी भीगी हालत में ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और हाथ से पक्षी छूटकर उड़ गया। मेरे पास जाल भी नहीं था ताकि जल्दी पहुंच सकूं, इसलिए हाथ से ही पकड़ के ला रहा था। लेकिन कहीं बारिश नहीं थी, फिर भी मैं झड़ी में भीगता रहा। गिरते ही पक्षी छूट गया। कविराज ने कहा था कि जैसे ही पक्षी हाथ लगे तुरंत घर लौटाना, वरना तुम्हारी पत्नी का बहुत नुकसान होगा, यहां तक कि वो मर भी सकती है। तो पक्षी छूटते ही मैं जान बचाकर घर दौड़ा। रात के 8-9 बज रहे होंगे। घर आकर देखा
पड़ोस की औरतें हमारे घर में जमा हैं, सब रो रही हैं। मैं पूरा भीगा हुआ था। एक औरत ने हैरान होकर पूछा, ना बादल ना बारिश, फिर आप इतने भीगे कैसे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे घर में घुसा। देखा, मेरी पत्नी लेटी हुई थी। वो मर चुकी थी। उसके शरीर पर कहीं कोई चोट या घाव नहीं था, बिल्कुल अचानक मौत। मैं किसी हाल में उसकी मौत मान नहीं पा रहा था, फूट फूट कर रोने लगा। रात में ही उसके माँ बाप आ गए, मेरे माँ बाप भी आ गए। सबने कहा कि वो कई दिनों से बीमार थी, पागलों की तरह हो गई थी, इसलिए मर गई। दफनाने के बाद मैं टूटकर बिखर गया। किसी से बात नहीं करता, बस घर में चुपचाप रहता। ऐसे ही 5-7 दिन गुजरे। फिर एक रात सपने में काकुली आई। उसने कहा, मुझे एक जगह कैद करके रखा गया है, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ लेकिन आने नहीं दे रहे हैं, तुम मुझे वापस ले आओ। मैंने कहा, कैसे तुम्हें वापस लाऊं? उसने कहा, मेरे जैसी मिट्टी की एक मूर्ति बनाओ, मैं उस मूर्ति के पास आऊंगी और वहां से तुम्हारे पास आऊंगी। मैंने हैरान होकर पूछा, कैसी मूर्ति बनाऊं? उसने कहा, मेरे जैसी बनाओ, तब मैं आ पाऊंगी। लेकिन मैं मुस्लिम परिवार से था, इसलिए ये बात किसी को बताना मुमकिन नहीं था। इसलिए चुपचाप एक हिंदू मूर्तिकार से कहा, मेरी पत्नी जैसी दिखने वाली एक मिट्टी की मूर्ति बनानी होगी। उसने बहुत पैसे मांगे। मैंने बाप से मिली संपत्ति का बड़ा हिस्सा बेच डाला, सिर्फ उस मूर्ति को बनवाने के लिए। आखिरकार काली मंदिर के मूर्तिकार ने मेरी पत्नी जैसी दिखने वाली एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। गहरी रात में 3 लोगों की मदद से उसे हमारे घर में लाया। वो मूर्ति काफी हद तक काकुली जैसी लग रही थी। मैंने उसे कमरे के कोने में सजा दिया। जिस दिन मूर्ति सजाई, उसी रात सपने में काकुली आई और बोली, मेरे गले में एक माला डालो, गेंदा और गुलाब के फूल मिलाकर एक माला बनाओ और मुझे पहना दो। सुबह सचमुच मैंने वैसी ही माला बनाकर मूर्ति को पहना दी। फिर मैंने किसी को कमरे में आने नहीं दिया। जिस दिन माला पहनाता, उसी रात सपने में काकुली आती। कई लोगों को यह सपना लगेगा, लेकिन मुझे यह सपना नहीं लगता था। काकुली सचमुच मेरे पास आती, मेरे पास लेटती, बात करती, मैं उसे गले लगाता, वो भी मुझे गले लगाती। हम पति पत्नी की तरह संबंध रखते। बदले में काकुली कहती, इस मूर्ति की पूजा करो, आग दो, जैसे हिंदू करते हैं। मैं जैसा वो कहती वैसा करता। रात में उसे पाता और दिन में मूर्ति के लिए उसके बताए नियम निभाता। ऐसे ही 1 महीना बीतते बीतते गांव वालों को पता चल गया। राज छिपा ना रहा। सबको मालूम हो गया कि मैंने घर में मिट्टी की मूर्ति रखी है। तब मेरे माँ बाप, रिश्तेदार, गांव के लोग सब कहने लगे, तू पागल हो गया है, मूर्ति पूजा करता है, तेरा अब इस घर में कोई हक नहीं। मैंने सबके सामने कहा, इस मूर्ति के जरिए ही काकुली आती है, मैं उसके साथ रात बिताता हूँ। लेकिन सब ने मुझे पागल कहकर घर से निकाल दिया। तब मैंने सोचा, अगर घर में जगह नहीं है तो मूर्ति को साथ लेकर वहीं चला जाऊं जहां मैं और काकुली साथ रहते थे। तो मैंने मूर्ति को कपड़े में लपेटकर उस चर वाले घर में ले गया। अल्लाह गवाह है, हर रात मैं उस मूर्ति को पास में लेटाता, तेल क्रीम लगाता, सजाता और नींद में काकुली को पाता। जैसा मैं कहता, काकुली वैसा ही पहनावा पहनती, मेरे पास लेटती और हम पति पत्नी की तरह रहते। ऐसा 1-2 साल नहीं, पूरे 3 साल मैंने मूर्ति की पूजा की। बीच बीच में बकरा भी चढ़ाया, जैसे हिंदू करते हैं। आखिरकार मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया। परिवार में मेरी कोई जगह नहीं रही। करीब 4 साल तक मैंने मूर्ति की पूजा की और काकुली को पाया। लेकिन धीरे धीरे मैं पूरी तरह पागल हो गया। उन 4 सालों में क्या क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं। 4 साल बाद जब होश आया तो पता चला कि मेरे पिता की मौत हो चुकी थी। लोगों ने कहा कि मैंने पिता की लाश के पास रोया था, कब्र के पास भी रोया था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। और काकुली भी तब से कभी नहीं दिखी। सब खत्म हो गया। बाद में परिवार ने मेरी दूसरी शादी कर दी। मैंने शादी की। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे 3 बेटे और 1 बेटी हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, कमाते हैं, हमें खिलाते हैं। मैं और मेरी पत्नी अब सुकून से हैं। भाई, मैंने आपको अपनी जिंदगी की ये घटना सुनाई। कई लोग सुनकर हंसते हैं, कई कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ, लेकिन मैं कुरान की कसम खाकर कह सकता हूँ कि एक भी बात झूठ नहीं है। ये सब मेरे साथ सचमुच हुआ है। क्यों हुआ ये मैं नहीं जानता। आपको अच्छा लगेगा सोचकर आपको बताया। मैं बूढ़ा आदमी हूँ। अगर आपको लगता है कि ये बात औरों को बतानी चाहिए तो बताइएगा, मुझे खुशी होगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। प्रिय मित्रों, सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतने समय तक धैर्यपूर्वक पाबना के भाई मिराज हुसैन के जीवन की सच्ची घटना मेरे जुबानी सुनने के लिए समय निकाला।
ये कहानी किसी को अविश्वसनीय लग सकती है तो किसी को शिक्षाप्रद भी। असल में इस दुनिया में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे अस्तित्व में नहीं हैं। मिराज भाई के जीवन की ये घटना हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की सृष्टि बहुत व्यापक और गहरी है। हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें, इबादत में ध्यान दें और हर चीज के परिणाम को पूरी तरह अल्लाह के हाथ में सौंप दें। अल्लाह ताला मिराज भाई और उनके परिवार को स्वस्थ जीवन, लंबी उम्र और सुख शांति अता करे। मित्रों, कहानी मुझे जितनी अच्छी लगी, मुझे आशा है कि आप सभी को भी उतनी ही अच्छी लगी होगी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट में बताइए। इंशाअल्लाह मैं फिर नए किस्से लेकर उपस्थित होऊंगा। आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।